नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आम बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थशास्त्रियों के साथ अहम बैठक। रोजगार, कृषि और जल संसाधन, निर्यात, शिक्षा और स्वास्थ्य के मसले पर हुआ विचार विमर्श। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सुझाव और चुनौतियों पर भी चर्चा। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में फिर हुई हिंसक झड़प। देसी बम और पथराव का इस्तेमाल। केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने किया इलाके का दौरा। गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी जाएगी स्थिति रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर चीफ जस्टिस ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। हाई कोर्ट में जजों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने का भी किया अनुरोध। सरकार से संवैधानिक संशोधन का आग्रह। दो 2009 के पायलट्स एयरक्राफ्ट खरीद सौदे में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। हथियार कारोबारी संजय भंडारी के खिलाफ मामला दर्ज। वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों तक मामले की आंच। और क्रिकेट विश्व कप मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के सामने रखा 225 रनों का लक्ष्य। कप्तान विराट कोहली ने बनाए 67 रन। केदार जाधव ने भी जड़ा अर्धशतक। एक विकेट के नुकसान के साथ 12 ओवर में 54 रन के स्कोर पर अफगानिस्तान। और शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। आम बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ महत्वपूर्ण बैठक उनकी हुई। नीति आयोग के दफ्तर में हुई इस बैठक में देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े कई अहम मसलों पर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य विषय था आर्थिक नीति, आगे का रास्ता। इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री के साथ चर्चा में 40 अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और माइक्रो इकोनॉमी, रोजगार, कृषि और जल संसाधन, साथ ही निर्यात, शिक्षा और स्वास्थ्य के आर्थिक विषयों पर अपने विचार सभी ने साझा किए। बैठक में अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के 5 अलग-अलग समूह बनाए गए थे। अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की बैठक में कई अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव और टिप्पणियों के लिए प्रतिभागियों का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह और नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 5 जुलाई को संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी और बजट से कुछ ही दिन पहले हुई इस बैठक में इसे काफी अहम माना जा रहा है। देश के वित्तीय वर्ष 2019-20 बजट की अंतिम तैयारियां वित्त मंत्रालय में हलवा रस्म की अदायगी के साथ शुरू की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को मंत्रालय में हलवा कार्यक्रम में शामिल हुए। नॉर्थ ब्लॉक के दफ्तर में हुए कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और इसके साथ ही बजट छपाई का काम औपचारिक रूप से शुरू हो गया। 100 लोगों का स्टाफ करीब 2 हफ्ते तक नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में ही रहेगा और उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने उपराष्ट्रपति को स्वास्थ्य सुविधाओं की सभी सस्ती पहुंच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से की गई विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए मंजूर 2 एम्स अस्पतालों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उपराष्ट्रपति ने दोनों परियोजनाओं में तेजी लाने का अनुरोध भी किया, जिससे दोनों राज्यों की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके।
और वहीं केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने भी आज उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान राजकुमार सिंह ने उपराष्ट्रपति को उनके मंत्रालय की तरफ से की गई विभिन्न पहलों से अवगत कराया और उपराष्ट्रपति ने बिजली के महत्व पर जोर देते हुए राज्य मंत्री राजकुमार सिंह को सलाह दी कि वो ऐसे परिवारों के लिए विद्युतीकरण के काम में तेजी लाएं जहां बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के भाटपारा में आज फिर झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस ने हालात पे काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया और इससे पहले आज बीजेपी सांसदों का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हिंसाग्रस्त इलाके भाटपारा पहुंचा था। बीजेपी सांसद एसएस आहलूवालिया, सत्यपाल सिंह और बीडी राम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। पार्टी पीड़ित परिवार को मदद का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह बंगाल में हिंसा की घटनाओं से आहत हैं। टीम जमीनी हालात की रिपोर्ट उन्हें सौंपेगी। पश्चिम बंगाल के भविष्य के लिए ये चिंताजनक विषय है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह खून की राजनीति चल रही है, ये वर्तमान और भविष्य दोनों को खतरे में डाल रही है। हम लोग आकर इसी चीज को जानना चाहते थे और परिवार के साथ बात करना चाहते थे। हमारे यहाँ के प्रतिनिधि ने इन दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की है और उनकी पत्नी है, वो पढ़ी लिखी है, उसकी कहीं रोजगार की व्यवस्था हम करेंगे। हम लोग इस जो भी इंक्वायरी किए हैं उसके आधार पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट सबमिट करेंगे और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद कार्रवाई के लिए जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी दिखी। लोगों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। हाल ही में झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 11 लोग घायल हुए थे। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि मारे गए लोगों की मौत पुलिस की गोली से हुई है। वहीं पर हम लोगों का घर था, पुलिस मारा है, ये प्रूफ है। वहाँ पर देखिए, उठाने दिया, बॉडी भी नहीं उठाने दिया, पुलिस मारा, पुलिस गोली मारा। लड़का लोग बहुत कोशिश किया उठाने को, हॉस्पिटल वहीं पर था। तो भाटपारा में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि झड़प के मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि पुलिस अधिकारी गोलीबारी में लोगों की मौत पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। See, all these matters are under investigation, so I would not like to comment. But can you confirm, did police open firing on Wednesday, sir? I cannot comment on that. भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 चिट्ठियां लिखी हैं, जिनमें प्रधानमंत्री से सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कुछ संवैधानिक संशोधनों का अनुरोध किया गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। सर्वोच्च न्यायालय में फिलहाल न्यायाधीशों की संख्या 31 है। सीजेआई ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का भी अनुरोध किया है। और इसके अलावा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में ये कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 128 और 224 ए के तहत सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के कार्यकाल की पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए। ऐसा करने से सालों से लंबित मामलों का निपटारा करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस समय न्यायाधीशों का कोई पद खाली नहीं है, जबकि कोर्ट में कुल 58,669 मामले लंबित हैं और लगातार नए मामले आने की वजह से ये संख्या और भी बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। बोनियार इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलते ही भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इस दौरान आतंकियों की ओर से गोलीबारी की गई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को ढेर कर दिया।
खबरों में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीबीआई ने ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विमानों की खरीद में कथित दलाली के मामले में एक हथियार डीलर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने हथियार डीलर संजय भंडारी के साथ साथ वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। इनके अलावा स्विट्जरलैंड के विमान बनाने वाली कंपनी पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड के अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। सीबीआई अधिकारियों की तरफ से आज इस बारे में जानकारी दी गई। सीबीआई ने इस मामले में संजय भंडारी के आवास और कार्यालय दोनों में छापेमारी की। सीबीआई ने ये कार्रवाई 3 साल पुरानी जांच के बाद की है, जिसमें शुरुआती छानबीन में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला पाया गया है। ये मामला 2009 के 2,895 करोड़ रुपए के प्रशिक्षण विमान सौदे से जुड़ा हुआ है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई की अदालत में हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ जवाबी हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि वो मेडिकल कारण और अदालत को गुमराह करके कानूनी कार्रवाई में देरी करने की कोशिश कर रहा है। ईडी ने अपने जवाब में कहा कि मेहुल चोकसी को जांच में शामिल होने के कई मौके दिए गए, लेकिन वो पूछताछ में टाल मटोल करता रहा। ईडी ने मुंबई की अदालत को बताया कि वो एंटीगुआ में चोकसी को भारत लाने के लिए एयर एम्बुलेंस देने के लिए तैयार हैं, जिसमें मेडिकल विशेषज्ञ भी होंगे। इसके अलावा वो उसे भारत में सभी जरूरी इलाज व्यवस्थाएं प्रदान करेंगे। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि मेहुल चोकसी ने जांच में कभी सहयोग नहीं किया। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वो फरार और भगोड़ा है। चोकसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा था कि उसने पीएनबी घोटाले में अभियोजन से बचने के लिए नहीं बल्कि इलाज के लिए देश छोड़ा है। एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोप में फंसे बीएसपी सांसद अतुल राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के घोसी से बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते अतुल राय ने आज वाराणसी कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। अतुल राय लोकसभा चुनाव प्रचार के वक्त से ही फरार चल रहे थे। इस बीच उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने अतुल राय को राहत नहीं दी। इसके बाद उनके वकील ने कोर्ट में सरेंडर करने के लिए अर्जी दी थी। अतुल राय पर एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी पत्नी से मुलाकात करवाने के बहाने छात्रा को उनके आवास पर बुलाया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में 1 मई को मुकदमा दर्ज किया गया था और इसके अलावा अतुल राय के खिलाफ 15 से ज्यादा आपराधिक मामले लंबित हैं। और अब खबर बजट से जुड़ी खास कवरेज की। सोने चांदी से बने जेवर और हीरे मोती का निर्यात भारतीय कारोबार का एक बड़ा हिस्सा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस कारोबार की चमक धीमी पड़ रही है और निर्यात गिर रहा है। अब जबकि 2019 का बजट आने वाला है, इस उद्योग की मांग है कि सोने पर आयात शुल्क कम किया जाए। हीरे मोती और सोने चांदी से बने गहने सालों से भारत के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का स्रोत रहे हैं। हीरे और दूसरे महंगे पत्थरों की पॉलिशिंग और कटिंग में तो भारत का पहला स्थान रहा है, लेकिन ये उद्योग अब संघर्ष कर रहा है। इसकी मांग है कि आने वाले बजट में सोने पर आयात शुल्क कम करके 4% कर दिया जाए। साथ ही हीरो की पॉलिशिंग और कटिंग पर शुल्क घटाकर 2.5% कर दिया जाए। Really not competitive in the international market. That is why our growth is coming down. As you might have seen in about 17 quarters, our growth at this moment is the lowest. So it needs some hand-holding, some support at this level from the government, and it will grow again. इस उद्योग को धन की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है, इसीलिए उद्योग की मांग है कि बजट में उसके लिए आसान शर्तों पर कर्ज का इंतजाम कराने के उपाय किए जाएं। हीरे और जवाहरात उद्योग का मानना है कि अगर उसे सरकार की तरफ से सहायता मिले तो 2022 तक वो $60 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। Support by way of financial support, by way of interest subvention,
or interest subsidy. A little less interest to these people can make them competitive. Some other support from by way of export promotion can also be given to them, and this sector will grow very fast then. फिलहाल ये उद्योग भारत की जीडीपी में करीब 7% का योगदान करता है, जबकि भारत के कुल व्यापार में इसका हिस्सा 13.5% से ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेम्स और ज्वेलरी उद्योग से करीब 50 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिल रहा है। अगर इस उद्योग को बजट में सहायता मिलती है तो इसकी चमक दुनिया भर में फैल सकेगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं बिहार की। मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से मरने वालों की संख्या बढ़कर 140 हो गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को इस बीमारी से होने वाली मौतों के संबंध में पूरे राज्य के आंकड़े जारी किए थे, जिसमें कुल मौतों की संख्या 136 बताई गई थी। ये बीमारी 16 जिलों में फैल चुकी है और 600 से ज्यादा बच्चे इस बीमारी की चपेट में हैं। मुजफ्फरपुर जिले में अब तक सबसे ज्यादा 128 बच्चों की मौत हुई है। इसके अलावा भागलपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में भी दिमागी बुखार से बच्चों के मौतों के मामले सामने आए हैं। हालात की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रधान सचिव की अगुवाई में केंद्रीय टीम मुजफ्फरपुर पहुंच गई है। इस बीच मुजफ्फरपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश के बाद डॉक्टरों का कहना है कि इससे दिमागी बुखार के मामलों में तेजी से कमी आएगी। अभी तक 12 बजे रात से अभी तक किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है। यह मौसम का थोड़ा सा राहत है हम लोगों पे। एक बच्चे का डेथ जरूर हुआ है 12 बजे के बाद से, और टोटल डेथ 108 है। हीमोफीलिया बीमारी को लेकर सरकार की ओर से कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। हीमोफीलिया फाउंडेशन सरकार के साथ मिलकर इसे लेकर जागरूकता और इलाज मुहैया कराने में मदद कर रहा है। आज दिल्ली में संस्था की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हीमोफीलिया फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने शनिवार को दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कई विशेषज्ञ शामिल हुए, जिन्होंने हीमोफीलिया बीमारी को लेकर सरकार की ओर से उठाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू कार्यक्रम में हीमोफीलिया का पता लगाने और उसका उपचार शामिल है। The fact that the Health Ministry is providing the complete support to Hemophilia Federation India in pursuit of the comprehensive hemophilia care. Assisted many states through the NHM and through a lot of funding. We all know the funding has gone up so much more. सरकार ने हीमोफीलिया के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पर्याप्त प्रयास किए हैं। हीमोफीलिया फाउंडेशन ऑफ इंडिया देश में हीमोफीलिया के मरीजों के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है। We have also identified 6 big centers for training where we are going to initiate our trainings. This is very important for us because the training is the most important part of any program. This gives a base to the strength to the program. So the training is very important. All of the schemes which are being implemented by Government of India and 5% reservation in the land and other facilities which is being given by the Government of India. So all these persons with hemophilia can enjoy all the facility within the ambit of this RPWD Act. सरकार ने एंटी हीमोफीलिया फैक्टर 8 के लिए देश भर में 198 ब्लड सेपरेशन यूनिट बनाए। HFI ने सरकार से हीमोफीलिया के रोगियों के इलाज के लिए समाधान का अनुरोध किया है। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर निकलता खून जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना जानलेवा साबित होती है। विपुल अग्रवाल, राज्यसभा टीवी। टेरर फंडिंग को रोकने की अपनी कार्य योजना को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के पास अब अक्टूबर तक का समय है। अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब नहीं होता है तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के वित्त पोषण की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF उसे डाउनग्रेड कर ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। शुक्रवार को खत्म हुई FATF की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग पर अपने एक्शन प्लान को पूरा करने में विफल रहा है।
FATF ने पाकिस्तान को अक्टूबर तक अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने या फिर कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी है। अगर पाकिस्तान ऐसा करने में कामयाब नहीं होता है तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। इस बीच भारत ने कहा कि पाकिस्तान FATF कार्य योजना को सितंबर तक प्रभावी तरीके से लागू करेगा और उसकी धरती से पनपने वाले आतंकवाद और आतंकी वित्त पोषण संबंधी वैश्विक चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस, सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय कदम उठाएगा। मॉनसून ने देश के कई इलाकों में दस्तक दे दी है और देश के कई इलाकों में आने वाले दिनों में गर्मी से और राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉनसून अब काफी सक्रिय रहेगा और अनुकूल परिस्थितियों में बादल जोरदार बारिश भी कराएंगे। हालांकि राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों को बारिश के लिए अभी कुछ और दिन इंतजार करना होगा। देरी से चल रहे मानसून ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है और कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून ने मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इनके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल को भी मानसून ने कवर करना शुरू कर दिया है। इन राज्यों में बरसात शुरू हो गई है और अगले हफ्ते में भी ये सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। As per the latest update, today there had not been much advance along the west coast. So along Maharashtra also some more portions it might in the Madhya Maharashtra and all it has covered, but that is not that significant. But if you are talking about the other eastern portion, Telangana some parts were remaining, so that is also covered today, and Orissa is covered. West Bengal is totally over, and even Bihar, Jharkhand, all these states are already covered by this monsoon, and along the eastern part it has already entered into East UP. मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए परिस्थितियां काफी बेहतर बनी हुई हैं। If you talk about next 2 to 3 days, progress is expected along the west coast, that is over Maharashtra. It may be going further northward, and even it may enter into southern parts of Gujarat, and all Arabian Sea, Central Arabian Sea may be covered by that time, 2 to 3 days. And from the eastern part, some more portion of East UP, and it will be entering into even East MP also, Madhya Pradesh also. This is what we are expecting next 2 to 3 days. मानसून सीजन में अब तक बारिश नहीं होने के चलते कई राज्यों में फसलों की बुआई में देरी हो रही है, क्योंकि किसान बारिश के इंतजार में हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जलाशयों में भी पानी की कमी देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से 21 जून के बीच देश भर में सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। 36 में से 22 सब डिवीजन ऐसे हैं जहां बरसात की कमी 20% से ज्यादा है। इनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, उत्तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, पंजाब और हरियाणा शामिल हैं। It is mainly because the monsoon onset itself has been delayed, and there had been no much rainfall occurring, especially in the interior. So still this country as a whole, the percentage is minus 42%. So that is the performance. So as till yesterday's rainfall is considered, this is the performance. But if you talk about northwest India and all, we were getting some sort of rainfall. Due to that, minus 18% only is there for northwest India. The significant deficit that is seen along the central parts, it is almost minus 50%, and even the eastern and northeast also it is minus 46% and all. जून में मानसूनी बारिश भले ही कम हुई है, लेकिन अगस्त सितंबर में अच्छी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में गोवा और कोंकण के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हुई, जबकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भी मध्यम बारिश दर्ज की गई है।
आस्था कुलश्रेष्ठ, राज्यसभा टीवी। और अब बात क्रिकेट की। वर्ल्ड कप के 28वें मैच में शनिवार को भारत ने अफगानिस्तान को 225 रन का लक्ष्य दिया। टीम इंडिया ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 224 रन बनाए। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। भारत का पहला विकेट 7 रन पर रोहित शर्मा के तौर पर गिरा और इसके बाद लोकेश राहुल और कोहली ने पारी को संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी की। टीम का स्कोर जब 64 रन था तब राहुल पवेलियन लौट गए और इसके बाद क्रीज पर आए विजय शंकर ने कोहली के साथ पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी की। भारत की ओर से कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 67 और केदार जाधव ने 52 रन बनाए। अफगानिस्तान के लिए कुलबदीन नईब और मोहम्मद नबी ने 2-2 विकेट लिए। अफगानिस्तान ने 18 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 67 रन बना लिए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शनिवार को चिली को FIH सीरीज फाइनल्स के सेमीफाइनल में 4-2 से हराकर टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर के अंतिम दौर में स्थान सुनिश्चित कर लिया है। इस टूर्नामेंट से शीर्ष 2 टीमें साल के अंत में होने वाले 2020 ओलंपिक क्वालिफायर के अंतिम दौर के लिए क्वालिफाई करेंगी। रविवार को फाइनल में भारत का सामना जापान से होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महिला हॉकी टीम को इस जीत पर बधाई दी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।